कल्पना कीजिए, आप कार में अकेले हैं। रात के 11:30 बजे हैं। एक सुनसान जंगली सड़क जिस पर आप हजारों बार गए हैं। आज भी वही रास्ता, लेकिन आज कुछ अलग है। आगे एक गाड़ी बंद पड़ी है और उसका हेडलाइट जल रहा है और दरवाजे खुले हैं। शायद कोई मदद चाहिए होगा, आप ये सोचते हैं। लेकिन जैसे ही आप पास जाते हैं, आपकी सांसें थम जाती है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक इंसान दूसरे इंसान को जिंदा खा रहा है। और सबसे डरावनी बात, वो आपको देख लेता है और एक भयानक मुस्कान देता है। ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने एक आदमी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और अब वो नरभक्षी आपका पीछा करते करते आपके घर तक आ जाता है। फिर जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए कहानी आखिर तक देखिए, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलते हैं कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं जारेड स्मिथ हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक छोटे से कस्बे से। मैं एक वेबसाइट डिजाइनर हूँ और शहर के सबसे बड़े कंपनी में काम करता हूँ। मैं सालों से उन्हीं जंगली सड़कों से घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आता जाता रहता हूँ। लेकिन अब मैं उन सड़कों से दोबारा नहीं जाऊँगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पिछले हफ्ते जो मैंने देखा, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। देर हो चुकी थी, शायद रात के 11:30 बजे थे। मैं अभी अभी एक क्लाइंट से मिलकर आया था जो अपनी वेबसाइट के रीडिजाइन को लेकर बहुत ज़्यादा आलोचना कर रहा था। उस समय हाईवे से निपटने की तुलना में पीछे की जंगली सुनसान सड़कों से जाना ज़्यादा आसान था। कोई लाइट्स नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, सिर्फ मैं, मेरी कार की आवाज़ और खाली डामर का रास्ता और जंगल का एक हिस्सा। आमतौर पर यह शांतिपूर्ण होता है, लेकिन उस रात ऐसा नहीं था। सड़क के आधे रास्ते पर मैंने एक मोड़ के ठीक बाद आगे एक कार में हजार्ड लाइट चमकती देखी। आगे एक गाड़ी बंद पड़ी है और उसका हेडलाइट्स जल रहा है और उसका दरवाज़ा खुले हुए हैं। मेरा पहला विचार यह था कि किसी की कार में कोई समस्या है। मैंने आदतन अपनी गति धीमी कर ली, ये सोचकर कि कम से कम मैं पूछ तो लूं कि उन्हें मदद की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन फिर मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक आदमी बैठा था। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ में कुछ खोज रहा था। शायद वो कोई जानवर था जो टकरा गया था, कोई हिरन या लोमड़ी। मैं थोड़ा और करीब गया और हेडलाइट्स उस पर पूरी तरह से पड़ गई। तभी मैंने उसे देखा। ये कोई जानवर नहीं था, ये एक व्यक्ति था। वो सबके ऊपर झुका हुआ था, उसके हाथ उसकी छाती में धंसे हुए थे। खून उसके चेहरे पर लगा हुआ था, उसकी ठुड्डी से टपक रहा था और वो उसे खा रहा था। अपने दांतों से मांस के टुकड़े नोच रहा था। मैंने जोर से ब्रेक लगाए और टायर की स्क्रीच की आवाज से वो चौंक गया होगा, क्योंकि उसने ऊपर देखा। एक सेकंड के लिए हम बस एक दूसरे को देखते रहे। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल पाऊंगा। चौड़ी खाली आंखें, उसके गालों पर युद्ध के रंग की तरह खून के धब्बे थे। और फिर वो मुस्कुराया, ये धीमी जानबूझकर की गई मुस्कुराहट जिसने मेरे पेट में हलचल मचा दी। उसके दांत लाल रंग के थे, शायद उसके मुंह में खून था। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा था, लेकिन मैं बस स्तब्ध रह गया।
मेरा दिमाग यह नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। फिर वो खड़ा हो गया और मैं भगवान की कसम खाता हूँ वो मेरी कार की ओर चलने लगा। नहीं, चलना नहीं, दौड़ना। वो इतनी तेजी से मेरी ओर आया कि मैं समय रहते प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। मेरा पैर एक्सीलेटर पर पड़ा और कार झटके से आगे की ओर बढ़ गई। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा कि वो मेरे पीछे भाग रहा था। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी। उसके पैर यांत्रिक अमानवीय सटीकता के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो करीब 100 फीट तक मेरा पीछा करता रहा और फिर बीच सड़क पर बिना हिले डुले खड़ा रहा। मैं नहीं रुका। घर पहुंचने तक मैंने सांस भी नहीं ली। मैंने अपनी कार ड्राइववे में पार्क की और 1 मिनट तक वहीं बैठा रहा, कांपता रहा। मैंने खुद से कहा कि ये बस कोई पागल है जो नशे में है। लोग खुद से यही कहते हैं, है ना? यह विकल्प के बारे में सोचने से कहीं ज़्यादा आसान है। मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी 1 मंजिला जगह है जिसमें एक अच्छा खासा आंगन है। आमतौर पर यह सुरक्षित लगता है, लेकिन उस रात हर परछाई उसी की तरह दिख रही थी। मैंने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, उन्हें 2 बार चेक किया और सोफे पर दीवार की तरफ पेट करके बैठ गया। मेरे पास बंदूक भी नहीं है और जो सबसे अच्छा कर सकता था वो था अलमारी से बेसबॉल बैट उठाना। मैं सो नहीं पाया। हर छोटी सी आवाज से मैं उछल पड़ता। फर्श की लकड़ी में चरमराहट, साइडिंग से टकराती हवा। जब रात के करीब 2 बजे गैराज के ऊपर मशीन सेंसर लाइट जली तो मेरा दिल लगभग रुक गया। मैंने पर्दे के पीछे से झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली आंगन था। शायद ये कोई रैकून था, शायद। सुबह तक मैंने लगभग यकीन हो गया था कि मैंने ये सब कल्पना की थी। शायद ये उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। शायद वो आदमी बस कोई अजीब आदमी था जो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन तभी मुझे पैरों के निशान दिखे। कीचड़ से सने नंगे पैर के निशान ड्राइववे की ओर ले जा रहे थे। वे मेरे सामने के दरवाजे पर ही रुक गए। मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। कोई नहीं, पर वो यहाँ आया था। उस रात के बाद मुझे अपना घर अब घर जैसा नहीं लगा। ऐसा लगा यहाँ कुछ तो गलत है, जैसे मैं अकेला नहीं था यहाँ। मैंने खुद से कहा कि मैं सिर्फ पागल हो रहा हूँ। मैंने पैरों के निशानों को तर्कसंगत बनाने की भी कोशिश की। शायद ये कोई किशोर लड़का शरारत कर रहा होगा, पर यह काम नहीं आया। अंदर ही अंदर मुझे पता था कि ये वही था, कोई नरभक्षी जो उस दिन किसी दूसरे इंसान को खा रहा था। हे भगवान, क्या भयानक दृश्य था। मैं इसे नहीं भुला सकता। दूसरी रात, आधी रात के करीब मोशन लाइट फिर से जल उठी। मैं तुरंत खिड़की के पास नहीं गया। मैं वहीं सोफे पर बैठा रहा, बेड को पकड़े हुए खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं उसे ना देखूं। लेकिन उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई। मैंने पर्दा इतना पीछे खींचा कि बाहर झांक सकूं। पहले तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरा ड्राइववे जो कि खाली और शांत था। फिर मैंने पोर्च के पास कुछ देखा, साफ तरीके से रखे पत्थरों का एक छोटा सा ढेर। वे तो पहले वहां नहीं थे। तभी मेरा फोन बज उठा। ये किसी अनजान नंबर से आया संदेश था। इसमें कोई शब्द नहीं थे, बस एक तस्वीर थी। ये मेरे ही घर की तस्वीर थी जो मेरे यार्ड के किनारे से ली गई थी। इसमें मैं खुद को खिड़की से बाहर झांकते हुए देख सकता था। मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? किसने ये किया होगा? उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने पुलिस को फोन किया।
कुछ घंटों बाद एक डोरबेल बजा। मैंने दरवाजा खोला। वहां एक पुलिस अधिकारी था। बाहर आया अधिकारी विनम्र था लेकिन संदेशबद्ध था। मैंने उसे तस्वीर, पैरों के निशान और बाहर पत्थर के ढेर दिखाए। उसने सब कुछ नोट कर लिया लेकिन ज्यादा चिंतित नहीं लगा। शायद ये सिर्फ एक प्रांक है, उसने कहा। बच्चे खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं उस पर विश्वास करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सका। मैं इसे हमारी तकनीकी टीम को भेज दूंगा, उन्होंने मेरे द्वारा दी गई तस्वीरें देखते हुए कहा। हम नंबर की भी जांच करेंगे और देखेंगे कि यह किसका है। आपको जल्द ही हमसे सूचना मिलेगी। उस शाम मैं एक हार्डवेयर स्टोर पर गया और सिक्योरिटी कैमरे, एक्स्ट्रा लॉक और फ्लड लाइट्स खरीदे। जब तक मैंने सब कुछ लगाना समाप्त किया तब तक सूरज ढल चुका था। मुझे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। निगरानी उपकरणों ने मुझे नियंत्रण का एहसास दिलाया, जैसे कि अगर मैं उसे आते देख पाऊं तो मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा। लेकिन उस रात कैमरे बेकार साबित हुए। रात के करीब 1 बजे मुझे लिविंग रूम की खिड़की पर हल्की सी थपथपाहट सुनाई दी। हालांकि मैं ये जानने के लिए घबरा गया था कि यह किस वजह से हो रहा है, लेकिन मैंने खुद को कैमरे की फीड चेक करने के लिए मजबूर किया। वहां स्टैटिक था। हर चैनल पर स्टैटिक देखी। थपकी तेज होती गई और ज्यादा जोरदार। हाथ में बेसबॉल बैट थामते हुए मैं खिड़की के पास गया और बाहर झांका। वहां कुछ नहीं था, बस फिर से खाली आंगन था। मैं वापस सोफे पर जाकर शांत होने की कोशिश करने लगा, लेकिन थपथपाना बंद नहीं हुआ। इसके बजाय वो और बढ़ गया। पहले लिविंग रूम की खिड़की पर, फिर किचन और बेडरूम में। वो घर के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता रहा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। सुबह तक यह बंद हो गया। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो मुझे पैरों के और निशान मिले जो मेरे घर की पहली मंजिल की हर खिड़की तक जाते थे। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त एरिक को फोन किया और उससे विनती की कि वो मेरे पास आ जाए। मुझे किसी से बात करने की जरूरत थी, किसी ऐसे की जो मुझे यकीन दिला सके कि मैं पागल नहीं हो रहा हूँ। एरिक उस दोपहर आया। वो आश्वस्त तो नहीं था लेकिन मदद करने के लिए तैयार था। देखो यार, शायद ये कोई पागल तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा। लेकिन अगर इससे तुम्हें कुछ राहत मिलती है तो मैं कुछ रातें यहीं रुकूंगा। संख्या में ताकत होती है ना? यो चिल मैन, अब मैं आ गया हूं। उस शाम हम देर रात तक जागते रहे, शराब पीते रहे और मूड को हल्का करने की कोशिश करते रहे। कुछ समय तक तो यह कारगर रहा। मैं लगभग सामान्य महसूस करने लगा, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए एरिक का मूड बदलता गया। शराब और ये लंबे घंटे तक, ये सब उसकी सावधानी को कम करने के लिए पर्याप्त थे। शांत हो जाओ जेरेड, उसने मेरी चेतावनियों पर हंसते हुए कहा। तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे ये आदमी कोई बुरा आदमी हो या कुछ और। कुछ देर बाद जब उसका फोन बजा तो उसने फोन उठाया और खड़ा हो गया। मैं इसे बाहर ले जाऊंगा, यहां बहुत शोर है। तब वहां टीवी चालू थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने घबरा कर कहा। वो मुस्कुराया और अपनी जेब से एक छोटा स्विच ब्लेड निकाला, उसे खोला। मैं ठीक हो जाऊंगा, उसे कुछ करने तो ये उसे संभाल लेगा, तुम चिंता मत करो। मैंने विरोध करने की कोशिश की
लेकिन उसने मुझे टाल दिया। तुम शांत रहो यार, मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊंगा, तुम और चिंता मत करो। मैंने उसे बाहर निकलते और अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए देखा। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था। मैं उसकी दबी हुई आवाज सुन सकता था जब वो ड्राइववे पर टहल रहा था। लेकिन फिर मैंने उसे सुना, एक छोटी दिल दहला देने वाली चीख, एरिक! मैंने चिल्लाते हुए बैट पकड़ा और दरवाजे की ओर दौड़ा। ड्राइववे खाली था। एरिक का फोन कंक्रीट पर उल्टे मुंह पड़ा था। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। फोन जहां गिरा था वहां से जंगल के किनारे तक खून का एक काला चमकता हुआ निशान था। मेरा पेट घबरा गया। एक पल के लिए मैं हिल भी नहीं सका। एरिक! मैंने फिर पुकारा। मेरी आवाज फटी हुई थी। फिर सब शांत। मैं लड़खड़ाते हुए वापस अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। 911 डायल करते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। इस बार पुलिस जल्दी पहुंच गई। शायद ये मेरी आवाज में घबराहट थी या शायद ये खून था। उन्होंने टॉर्च और कुत्तों के साथ इलाके की तलाशी ली, लेकिन घंटों की तलाशी के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। कोई शव नहीं, एरिक का कोई निशान नहीं। एक अधिकारी ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि आपका दोस्त भटककर कहीं नहीं चला गया और उसने खुद को चोट नहीं पहुंचाई? नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा। पुलिस वाले ने जवाब दिया, तुमने कहा था कि आज रात तुम लड़कों ने कितनी शराब पी है। मुझे पता है कि यह कैसा दिखता है, लेकिन मैं एरिक को जानता हूं। वो अपने फोन पीछे कभी नहीं छोड़ेगा और वहां बहुत सारा खून भी है। तुम्हें सच में नहीं लगता कि उसने खुद के साथ ऐसा किया है ना? प्लीज, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। हम खोज जारी रखेंगे, दूसरे अधिकारी ने वादा किया। अगर आपको कुछ और याद आए तो हमें बताएं। मैं उनकी बात पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन उनके लहजे में यह स्पष्ट हो गया था कि उन्हें उसे खोजने की उम्मीद नहीं थी। अगले दिन एरिक की बहन ने मुझे फोन किया। उसे शायद ये खबर मिल गई होगी। हेलो जेरेड, वहां क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में पूछा। एरिक कहाँ है जेरेड? मुझे समझ नहीं आया था कि क्या कहूं। मुझे नहीं पता, मैंने हकलाते हुए कहा। वो बाहर गया और फिर वो चला गया। मैंने पुलिस को फोन किया, लेकिन क्या जेरेड? उन्होंने उसे नहीं पाया। मैंने एक्सेप्ट किया। मेरे सीने में अपराध बोध की गांठें जम रही थी। लाइन बंद होने से पहले उसकी सिसकियां ही एकमात्र प्रतिक्रिया थी। उस रात कैमरे फिर से स्थिर हो गए। मैं टिमटिमाती स्क्रीन को घूरता रहा। हर फीड के विकृत स्टैटिक होने से मेरी रीढ़ में भय की भावना पैदा हो रही थी। मेरी पकड़ बैट पर मजबूत हो गई और मैंने खुद को किचन की खिड़की की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया, हर कदम पर हिचकिचाहट के साथ। मैं खिड़की के पास ही रुक गया। मेरी धड़कनें मेरे कानों में तेज हो रही थी। धीरे धीरे मैंने हाथ आगे बढ़ाया और कुंडी खोली। उसे इतना खोला कि ठंडी रात की हवा अंदर आ सके। एक पल के लिए वहां केवल सन्नाटा था और फिर मैंने उसे सुना। जारेड। आवाज धीमी थी, लेकिन पहचानी जा सकती थी। पेड़ों के बीच से आती हुई मुझे चिढ़ा रही थी। इसने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी और मेरी त्वचा में चुभन पैदा कर दी। जारेड।
उसने फिर से उसी धीमी भयानक फुसफुसाहट से पुकारा, हर शब्दांश को खींचता हुआ। मुझे जकड़े हुए डर के कारण क्रोध उमड़ पड़ा। मैं खिड़की से बाहर झुक गया, एक हाथ से खिड़की का फ्रेम और दूसरे हाथ से बैट पकड़ लिया। तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम एकदम पागल हो, मैंने चिल्लाते हुए कहा। मेरी आवाज फट गई। मैं तुमसे डरता नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम ये सब जारी रख पाओगे? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें मैं तब जंगल के किनारे पर मेरी नजर एक हलचल पर पड़ी। जैसे ही वो मेरी नजर में आया, मेरे शब्द लड़खड़ा गए। चांद की पीली रोशनी उसे रोशन कर रही थी, उसके चेहरे पर फैली भयानक मुस्कान को उजागर कर रही थी। वो वहां खड़ा था, दोनों हाथों में कुछ न कुछ पकड़े हुए। उसके दाहिने हाथ में एरिक की स्विच ब्लेड खतरनाक ढंग से चमक रही थी। उसके बाएं हाथ में एक कटा हुआ हाथ था, एरिक का कटा हुआ हाथ। उसने इसे धीरे से मजाक में उठाया और वो मुझे एक विचित्र भय की लहर दी। फिर अपनी खाली आंखों को मेरी आंखों पर टिकाते हुए उसने इसे अपने मुंह में ले लिया। मैंने उल्टी को वापस निगल लिया। उसके दांतों से मांस को चीरने की आवाज घिनौनी, गीली और जानबूझकर थी। उसने धीरे धीरे चबाया, प्रत्येक निवाले का स्वाद लिया। उसकी मुस्कान कभी नहीं डगमगाई। मैं खिड़की से लड़खड़ाते हुए वापस आया। मेरा शरीर ये देखकर अंदर से घुट रहा था और मैंने खिड़की को जोर से बंद कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपना फोन ढूंढा और 911 डायल किया। वो यहाँ है सर। जब डिस्पैचर ने उत्तर दिया तो मैंने अचानक कहा, वो मेरे घर के बाहर है। उसके पास मेरे दोस्त का हाथ है और वो उसे खा रहा है। डिस्पैचर की आवाज शांत लेकिन जरूरी थी। सर, मेरी बात सुनिए। किसी सुरक्षित जगह पर चले जाइए। अगर संभव हो तो किसी दोस्त के साथ रहिए। पुलिस अधिकारी अभी आपके पास आ रहे हैं। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया और अलमारी से एक डफल बैग उठाया। मेरे दिमाग में बहुत तेजी से विचार चल रहे थे। मैंने कपड़े, अपना लैपटॉप और जो कुछ भी मैं सोच सकता था सब उसमें डाल दिया। मैंने जल्दी से जेसिका को फ़ोन किया, जो एक सहकर्मी थी, और उससे विनती की कि वो मुझे उसके घर पर रहने दे। उसने बिना कोई सवाल पूछे सहमति दे दी। पूरे समय मेरे कान किसी भी आवाज़, किसी भी संकेत के लिए लगे रहे कि वो साइकोपाथ अभी भी मेरी प्रॉपर्टी पर है या जंगल में है या इससे भी बदतर किसी जगह है और मुझ पर नजर गड़ाए है। लेकिन जब मैंने सावधानी से खिड़की से फिर से झांका तो वो चला गया था, एक छाया की तरह जंगल में वापस चला गया था। जब तक पुलिस मेरे घर पहुंची मैं बहुत पहले ही वहां से निकल चुका था। मैंने गाड़ी को कसकर पकड़ रखा था और अंधेरी गलियों से होते हुए जेसिका के घर की ओर बढ़ रहा था। 1 घंटे के बाद जब मैं किसी तरह से शांत हो गया था, मेरा फोन बजा। ये उन अधिकारियों में से एक था जिन्होंने मेरी प्रॉपर्टी की तलाशी ली थी। जरेड, उसने कहा। उसकी आवाज सतर्क लेकिन दयालु थी। हमने आपकी प्रॉपर्टी कंपाउंड की अपनी प्रारंभिक तलाशी पूरी कर ली है। मुझे आपको कुछ बताना है। हमें कुछ मिला है। मैंने फोन को और कसकर पकड़ लिया और खुद को संभालते हुए पूछा, क्या है सर? मेरी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वो झिझका, मानो सही शब्द खोजने की कोशिश कर रहा हो। हमें एक हाथ मिला है, उसने धीरे से कहा।
ये आपके द्वारा दिए गए विवरण से मेल खाता है और ये एरिक का प्रतीत होता है। मुझे बहुत खेद है सर। एक पल के लिए मेरा कमरा घूम गया, मुझे चक्कर आने लगा और मुझे बैठना पड़ा। सिर्फ उसका हाथ। मैंने कहा, मेरा गला सूख गया था। जी सर, अभी के लिए हाँ, उन्होंने जवाब दिया। हमें कोई और अवशेष नहीं मिला, लेकिन हम तलाश जारी रखेंगे। मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मैं उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरी छाती में दर्द होने लगा। क्या तुमने नंबर का पता लगाया? मैंने कांपते हुए पूछा। मुझे कुछ चाहिए था, कुछ भी जो मेरे दिमाग में बनी भयावह छवि से मेरा ध्यान हटा सके। हाँ, अधिकारी ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। हाँ, ये नंबर एक ऐसे व्यक्ति का है जो कुछ हफ्ते पहले लापता हो गया था। हमें लगता है कि आपके मामले से इसका संबंध है और हम सक्रिय रूप से इसका पीछा कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, हम इसकी तह तक पहुंचेंगे। धन्यवाद सर, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि शब्द खोखले लग रहे थे। मुझे पता है कि यह भयानक है, उसने अपनी आवाज नरम करते हुए कहा, लेकिन तुम सुरक्षित जगह पर रहकर सही काम कर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ और याद आता है या कुछ और होता है तो हमें तुरंत फोन करो। मैंने सिर हिलाया, हालांकि वो मुझे देख नहीं पाया था। ठीक है, शुक्रिया। फोन रखने से पहले उन्होंने कहा, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मैंने धीरे से फोन रख दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। उनके शब्द दयालु थे, लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। इससे भी बदतर, मैं ये समझने से करीब ही नहीं था कि क्या हो रहा था या इसे कैसे रोका जाए। मैं जेसिका के साथ एक हफ्ते तक रहा, अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर रात पिछली रात से भी बदतर होती गई। नींद आना आसान नहीं था और जब आती थी तो मैं ठंडे पसीने से जाग जाता था। उस आदमी की खून से सनी मुस्कान मेरे दिमाग में जल रही थी। जेसिका ने जवाब देने के लिए जोर नहीं दिया। मुझे लगता है कि वो बता सकती थी कि मैं बात करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं उसकी बेचैनी को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। जब मैंने उसे बताया कि मैं घर वापस जाने की योजना बना रहा हूं, तो उसने अपनी चिंता नहीं छिपाई। जेरेड, क्या तुम्हें यकीन है कि यह एक अच्छा आइडिया है? उसने धीमी और सतर्क आवाज में पूछा। पुलिस ने तुम्हें दूर रहने को कहा है। शायद ये बहुत जल्दी है। पुलिस ने अभी तक किसी संदिग्ध की पहचान नहीं की है और एरिक भी अभी लापता है। मैं हमेशा के लिए यहां नहीं रह सकता, मैंने कहा, हालांकि मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। ये मेरा घर है। मैं उसे, चाहे वो कोई भी हो, इसे मुझसे छीनने नहीं दे सकता। जेसिका ने अपनी बाहें क्रॉस की। उसका चेहरा चिंता से तना हुआ था। और क्या होगा अगर वापस जाने से स्थिति और खराब हो जाए? क्या होगा अगर तुम सीधे एक और बुरे सदमे में चले जाओ? मैं झिझकते हुए अपने बैग का पट्टा पकड़ रहा था। मुझे नहीं पता जेस, लेकिन मैं छिप कर नहीं रह सकता। अगर मैं अभी वापस नहीं गया तो शायद मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। उसने सिर हिलाते हुए आह भरी। मैं समझती हूं, लेकिन बस मुझसे वादा करो कि अगर कुछ हुआ तो तुम मुझे फोन करोगे। इसे अपने आप संभालने की कोशिश मत करो। मैं वादा करता हूं, मैंने झूठ बोला। अगली सुबह जब मैं देर से अपने ड्राइववे पर पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उसे छोड़ा था। पर्दे खींचे हुए थे, लॉन अछूता था और घर हमेशा की तरह वहीं खड़ा था, लेकिन अंदर
ये महसूस हुआ। अजीब, बहुत अजीब। हवा दोमघोटू थी, जैसे घर को खुद पता था कि क्या हुआ था और वो फिर से होने वाली घटना के लिए तैयार था। मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता था बिना किसी संघर्ष के। मैंने दरवाजों पर एक्स्ट्रा लॉक और डेड बोल्ट्स लगाए ताकि अगर कोई चीज अंदर घुसने की कोशिश करे तो वे सुरक्षित रहें। मैंने बेहतरीन सिक्योरिटी कैमरे खरीदे और उन्हें घर के हर कोण को कैप्चर करने के लिए लगाया, यहाँ तक कि फीड को अपने फोन से सिंक किया ताकि मैं वास्तविक समय में फुटेज की निगरानी कर सकूं। एक नई फ्लड लाइट ने रात में पूरे सामने के यार्ड पर तेज रोशनी डाली, जिससे किसी को छिपने के लिए कोई छाया नहीं बची थी। और मैंने एक बंदूक खरीदी, साथ ही पर्याप्त गोला बारूद भी, ताकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तैयार रहूं। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि मैंने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। घर अभी भी कुछ गलत लग रहा था, लेकिन मैं अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। पुलिस ने पड़ोस में अतिरिक्त गश्त करने का वादा किया था और उन्हें मुझे कहा था कि अगर कुछ हुआ तो मैं प्राथमिकता पर रहूंगा। ये बहुत ज्यादा नहीं था और मुझे ईमानदारी से विश्वास नहीं था कि वे वास्तव में उसे रोक सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा इशारा था और इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता था। फिर एक सुबह सब कुछ ध्वस्त हो गया। मैं उठा तो देखा कि मेरे दरवाजे पर कुछ पड़ा है। पहले तो मुझे लगा कि ये कूड़ा है, पर यह हड्डी और किसी तरह का मांस। लेकिन फिर मैं करीब गया और मुझे बदबू का एहसास हुआ। हड्डी लंबी और सफेद थी, किसी पर ताजा खून के निशान थे। मांस कच्चा था और उसमें से बदबू आ रही थी। मक्खियां पहले से ही उसके चारों ओर भिनभिना रही थी। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। मेरे गले में पित्त भर गया। जब तक पुलिस आई मैं किचन में था। इतना कांप रहा था कि मैं मुश्किल से अपने हाथ में कॉफी मग पकड़ पा रहा था। उन्होंने तस्वीरें ली, सब कुछ बैग में भर लिया और वादा किया कि इसकी जांच करेंगे। लेकिन उनके चेहरे ने मुझे वो सब बता दिया जो मुझे जानना था। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि क्या करना है। अगले दिन ये और भी बदतर हो गया। दीवारों और सामने के दरवाजों पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने सतह पर हाथ घसीटा हो। उसके अगले दिन और हड्डियां थी, इस बार बरामदे पर सर्पिल में व्यवस्थित थे। मैंने पुलिस को बुलाना बंद कर दिया। क्या मतलब था? वे उसे रोक नहीं सकते थे, कोई भी नहीं रोक सकता था। तभी मेरी उलझनें कम होने लगी। खाने में मेरी रुचि नहीं रही। मैं कॉफी और बचे हुए खाने पर जी रहा था। मुश्किल से कुछ भी चख पाता था। नींद मेरे लिए कोई विकल्प नहीं थी। हर चरमराहट, हर बदलाव मुझे घबराहट में डाल देता था। मैंने काम पर जाना बंद कर दिया, अपने फोन का जवाब देना बंद कर दिया। दोस्तों और परिवार के लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, वॉइसमेल का ढेर लगा दिया, जो अनसुना हो गया। जेसिका की आवाज़ हर बार और भी ज़्यादा चिंतित होती जा रही थी, लेकिन मैं खुद को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहा था। मैं ये सब कैसे समझा सकता था? मैं उसे इसमें और ज़्यादा घसीटने वाला नहीं था। ये मेरे लिए एक बुरा सपना था जिससे निपटना था। मैंने अपनी रातें अंधेरे में बिताई, हाथ में बंदूक लिए, कैमरों को घूरते हुए, स्थिर स्थिति के लौटने का इंतजार करते हुए। अंधेरे से मुझे पता था कि यह केवल समय की बात है। आधी रात के कुछ समय बाद मैंने कुछ सुना। पहले तो आवाज धीमी थी, हवा के झोंके से आती हुई फुसफुसाहट। लेकिन जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, मेरा खून बर्फ में बदल गया। ये एक आवाज थी, घर के बाहर कहीं से आती हुई, एक जानी पहचानी गाने बजाने वाली आवाज। जारेड, ओ जारेड, जारेड।
मैंने बंदूक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ठंडी स्टील की परत मेरी पसीने से तर हथेलियों पर फिसल रही थी। धीरे धीरे मैं दूसरी मंजिल के बेडरूम की खिड़की के पास पहुंचा, जहां से आवाज सबसे करीब लग रही थी। खिड़की खुली हुई थी, जिससे ठंडी रात की हवा अंदर आ रही थी। जारेड, जारेड, जारेड। आवाज फिर से पुकारी। मैंने नाइट स्टैंड से टॉर्च उठाया और उसे यार्ड में घुमाया। पहले तो मुझे फ्लडलाइट वाले घास के अलावा कुछ नहीं दिखा, जो स्थिर और खाली थी। लेकिन फिर वो नजर आया। टॉर्च की किरण ने सबसे पहले उसके चेहरे को दिखाया। वो मुस्कुराता हुआ और खून से लथपथ था। उसके दांत कांच के नुकीले टुकड़ों की तरह चमक रहे थे। वो जंगल के किनारे पर खड़ा था, अपने पीछे कुछ भारी चीज घसीट रहा था। जब मुझे एहसास हुआ कि यह क्या है, एक शरीर था, लंगड़ा, पीला और स्पष्ट रूप से मानव था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिल रही थी, मानो वो मुझे दूर देखने की चुनौती दे रहा हो। फिर घिनौनी लापरवाही के साथ वो नीचे झुका और सबका पैर उठाया। उसके हाथ वास्तविक तरीके से चले, मांस को चाकू से काटने लगे, जिसे मैंने उसे बनाते नहीं देखा था। मैं डर के मारे जम गया। उसने पैर का एक टुकड़ा काटा और उसे अपने मुंह में लिया। मेरी टॉर्च हिल गई और मैं चीख पड़ा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने चिल्लाते हुए कहा। मेरी आवाज टूट रही थी। उस आदमी ने अपना सिर झुकाया, अभी भी चबा रहा था, मानो मेरे सवाल पर विचार कर रहा हो। फिर उसने निगल लिया। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और पहली बार उसने बात की। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा स्वाद कैसा है। तुम्हारा स्वाद कैसा है जारेड? ये शब्द मौत की सजा की तरह हवा में लटके हुए थे। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने अप्रत्याशित रूप से सबको नीचे गिरा दिया और घर की ओर तेजी से भागा। नहीं, दौड़ना सही शब्द नहीं था। वो चारों पैरों पर दौड़ा। उसकी हरकतें झटकेदार और अप्राकृतिक थी, जैसे एक पागल रेबिड जानवर की तरह हो। मैं पीछे की ओर लड़खड़ा गया। कुछ ही सेकंड बाद एक तेज धमाके के साथ वो मेरे ठीक नीचे सामने के दरवाजे से टकराया। पूरा घर हिल गया, ताले झटके से खुल गए। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो अपनी रणनीति बदल लेता, इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, नीचे से कांच टूटने की आवाज आई। मेरा पेट फूल गया। वो लिविंग रूम की खिड़की से आया था। मैं बेडरूम के दरवाजे की ओर भागा। बंदूक मेरे हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसके कदमों की आवाज बिजली की तरह थी। हर कदम पिछले से ज्यादा तेज और भारी था। जब वो दरवाजे में घुसा तो मैंने सोचा नहीं था, मैंने बस गोली चला दी। बंदूक मेरे हाथों में गर्जना करने लगी और वो आदमी लड़खड़ाता हुआ पीछे की ओर चला गया। उसकी छाती पर लाल रंग की एक लाली फैल गई, लेकिन गिरने के बजाय उसने एक कर्कश गुर्राहट भरी आवाज निकाली और आगे बढ़ता रहा। मैंने फिर गोली चलाई और फिर और चलाता रहा। हर गोली उसे धीमा कर रही थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। वो बेरहम था, ऐसे घावों को झटक रहा था जो किसी और के गिरने पर गिर जाते। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो मुझ पर झपटा
लोहे की तरह मेरी बाह पकड़ ली। मैंने संघर्ष किया, उसके कंधे में एक और गोली मारी, लेकिन वो शांत रहा। उसका सिर आगे की ओर झुका और इससे पहले कि मैं खुद को बचा पाता, उसने मेरे कंधे की मांसपेशियों पर अपने दांत गड़ा दिए। जब उसने एक टुकड़ा फाड़ा तो मैं चिल्लाया। जब उसने चबाया तो खून मेरी शर्ट में लग गया। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। एड्रेनालाइन ने काम करना शुरू कर दिया, जिससे उसका आधा कर देने वाला दर्द कम हो गया। मैंने अपना घुटना उसके पेट में घुसाया और फिर से गोली चलाई, इस बार उसके सिर में। इस बार गोली ने उसे फर्श पर गिरा दिया। जमीन पर गिरते ही उसका शरीर ऐंठ गया, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं था। मैं उसकी उंगलियों को हिलते हुए देख सकता था। उसकी छाती उथली, कठिन सांसों में ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने उसके होश में आने का इंतजार नहीं किया। मैंने उसे पैरों से पकड़ा, अपने हाथों पर लगे चिकने चिपचिपे खून को नजरअंदाज करते हुए, और उसे सीढ़ियों से नीचे खींच लिया। वो कमजोरी से करहा उठा, लेकिन उसने प्रतिरोध नहीं किया। तहखाने का दरवाजा सामने था। मैंने उसे खोला और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उसका शरीर एक के बाद एक सीढ़ियों से टकराता रहा। आखिरकार वो नीचे कंक्रीट से टकराया। दरवाजा बंद करके मैंने बोल्ट फेंका और उसके सामने का एक भारी ड्रेसर रख दिया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन ये थोड़े समय के लिए था। कुछ समय बाद दरवाजे पर मुक्के के जोरदार प्रहार की आवाज ने शांति को भंग कर दिया। लकड़ी दबाव में करहा उठी, हर प्रहार के साथ टूटती चली गई। ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। मैं भागने के लिए बेताब होकर इधर उधर देखने लगा। तभी मेरी नज़र हाल ही में खरीदे गए जनरेटर पर पड़ी, जो किचन के कोने में रखा हुआ था। मुझे चिंता थी कि कहीं बिजली चली ना जाए और कैमरे और फ्लडलाइट्स बेकार ना हो जाए। ये पेट्रोल पर चलता था और इसके बगल में एक कनस्तर रखा हुआ था, जो लगभग भरा हुआ था। मैंने कंटेनर को पकड़ा, ढक्कन खोला और बेसमेंट के दरवाजे के नीचे पेट्रोल की मोटी धार डाली। तभी उसके मुक्के के धमाके की तेज आवाज और भी बढ़ गया। दरवाजा टूटने लगा और मैंने माचिस जलाकर उसे उसमें गिरा दिया। जो भी हो, जो भी ये आदमी था, कुछ बहुत गलत था। और अगर सिर पर गोलियां उसे गिरने के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो ये केवल समय की बात थी कि वो मुझे पकड़ ले। अगर मैंने कुछ कठोर कदम नहीं उठाया तो मैंने ठीक यही किया। जब मैंने माचिस जलाई तब भी मुझे इसकी कीमत का एहसास था। मुझे बस इसकी परवाह नहीं थी। आग की लपटें दहाड़ने लगी, दरवाजे तक रेंगती हुई और दीवारों को चाटती हुई। धमाका बंद हो गया। उसकी जगह एक कान फाड़ देने वाली चीख ने ले ली। एक ऐसी कच्ची चीख और आदमी का आवाज जिसने मेरे पेट में मरोड़ पैदा कर दी। ये क्रोध अनियंत्रित और जंगली था, जो तहखाने से गूंज रहा था। मैंने ये देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि आगे क्या हुआ। मैंने अपनी चाबियां पकड़ी और अपनी गाड़ी की ओर भागा। आग मेरे पीछे फैल रही थी। जब तक मैं सड़क पर पहुंचा, घर पूरी तरह से जल चुका था। लेकिन जब मैं अपनी कार की अगली सीट पर बैठा, मैं हाँप रहा था, तो उस चीख की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने सूरज उगने तक गाड़ी चलाना बंद नहीं किया। मेरे कंधे में दर्द हो रहा था जहां मुझे काटा गया था। घाव पर मेरी शर्ट की पट्टी से बेढंगे ढंग से पट्टी बांधी गई थी। खून कई घंटों पहले से ही बह रहा था और दर्द असहनीय था, लेकिन मैं अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मुझे यह ना बताना पड़े कि क्या हुआ था। मैं अगले शहर के बाहरी इलाके में एक मोटेल में पहुंच गया। इतनी दूर कि मुझे उम्मीद थी कि वो चीज़ जो भी थी
उसका पीछा नहीं कर सकती। कमरा सस्ता और गंदा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, ड्रेसर को उसके सामने धकेल दिया और बिस्तर पर गिर पड़ा। नींद अचानक आ गई। हर आवाज़ मुझे वापस सतह पर खींच रही थी। अगले कुछ दिन धुंधले से गुजरे। मुझे पता था कि मैं वापस नहीं जा सकता था, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता था कि आगे कैसे बढ़ना है। घर लगभग निश्चित रूप से खत्म हो चुका था, संभवतः राख और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। मैं अग्निशम विभाग या पुलिस से बात करने के लिए रुका नहीं। मैं जोखिम नहीं उठा सकता था। मुझे क्या करना चाहिए था कि किसी तरह का राक्षस मुझे खाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसे रोकने के लिए अपने घर को आग लगा दी। वे मुझे विश्वास करने से पहले मुझे बंद कर देंगे। फिर मैं एक नए शहर में चला गया जो घंटों की दूरी पर था। ये ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक स्टूडियो अपार्टमेंट था जिसमें बोल्ट भारी दरवाज़ा था। मैंने खुद से कहा कि ये एक नई शुरुआत है, पुनर्निर्माण का मौका है। लेकिन चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि ये खत्म नहीं हुआ था। हर रात मैं तालों की 3 बार जांच करता था और कोनों में सायों को घुरता था। उम्मीद करता था कि वे हिलेंगे। मैं पागल और बेचैन हो गया था। हर छोटी सी गड़बड़ी मुझे परेशान कर देती थी। मेरे सपने और भी बुरे थे। घुसपैठिया का चेहरा मुझे डराता था। उसकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी जब तक कि उसका चेहरा 2 हिस्सों में विभाजित नहीं हो गया। उसके दांत लाल चमक रहे थे जब वो मेरे करीब झुकता था। मेरा नाम फुसफुसाता था। मैं पसीने से लथपथ जागता था, अपने तकिए के नीचे रखे चाकू को पकड़ता था। मुझे लगा कि शायद कुछ समय के साथ यादें फीकी पड़ जाएगी, और कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। शहर बड़ा और सुरक्षित लगने लगा, और कुछ ही समय में जो घटनाएं मुझे परेशान कर रही थी वे मुझे किसी बुरे सपने की तरह लगने लगी, ना कि किसी ऐसी चीज़ की तरह जो मैंने वास्तव में अनुभव की थी। लेकिन बुरे सपने असल दुनिया में तब घुस आते हैं जब आप उनकी कम से कम उम्मीद करते हैं। ये बुधवार की रात को हुआ। मैं काम से थका हुआ और भूखा घर आया। सस्ते माइक्रोवेव डिनर के साथ सोफे पर गिरने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचा, मेरा पेट खराब हो गया। उस पर हर जगह खून लगा हुआ था, ताजा और चमकीला लाल लहू जो फर्श की ओर बह रहा था। मैं स्तब्ध रह गया। धीरे धीरे मैं पीछे हटा और मकान मालकिन के दरवाजे पर दस्तक दी। पहले तो वो नाराज दिखी, लेकिन जैसे ही मैंने खून की ओर इशारा किया, उसका सुर तुरंत बदल गया। हे भगवान, रुको! उसने सुरक्षा कार्यालय की चाबियां पकड़ते हुए कहा, चलो कमरे की जांच करते हैं। हमें जल्दी ही फुटेज मिल गई। पिछली रात देर हो चुकी थी, लगभग 3 बजे, जब पहली बार फिल्म पर हरकत कैद हुई। स्क्रीन पर एक आकृति हॉलवे में स्थिर खड़ी थी, मेरे दरवाजे की ओर। उसके चेहरे पर कुछ काला धब्बा लगा हुआ था, शायद खून, बहुत सारा खून। दानेदार काले और सफ़ेद फीट पर भी मैंने उसकी रूपरेखा, उसके चौड़े कंधे और अस्त व्यस्त बाल पहचान लिए। मेरा खून जम गया जब वो व्यक्ति मेरे दरवाजे पर हाथ फेरते हुए उस पर खून लगा रही थी। फिर धीरे धीरे वो कैमरे की ओर मुड़ी। उसका चेहरा आंशिक रूप से छिपा हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट स्पष्ट थी, और जैसे ही वो करीब झुकी, फ्रेम को भरते हुए उसकी जीभ बाहर निकली। उसके ओंठ चाटने लगी। मैं भयभीत होकर देख रहा था। तभी उसने एक ही शब्द कहा, जारेड, मैं वापस आ गया। जैसे ही अंतिम शब्द
उसके मुंह से निकला। स्क्रीन एक बार, 2 बार टिमटिमाई और फिर स्थिर हो गई। फिर हमारा दरवाजा झट से खुला। वो नरभक्षी हमारे सामने खड़ा था। मालकिन की चीख और फिर मेरी। उसने हमें पकड़ लिया। हमारा खेल खत्म। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी या कहीं डरा गई तो प्लीज़ ये वीडियो पर लाइक बटन दब जाना चाहिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही और भी डरावनी, रहस्यमय और रोमांचक कहानियाँ लाता रहूँगा। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस भयानक सच का हिस्सा बन सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।